और मुख्यमंत्री की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राबड़ी देवी के आवास पर प्रदर्शन हो रहा है। मखदुमपुर से पहुंचे आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मखदुमपुर से आरजेडी के विधायक सतीश कुमार दास का ये विरोध कर रहे हैं। सतीश दास को टिकट नहीं देने की मांग की जा रही है। सतीश दास पर काम नहीं करने का आरोप। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राबड़ी आवास के बाहर की ये तस्वीरें जहां मखदुमपुर से आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और रवि एस नारायण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, फिलहाल तस्वीर जो बयां कर रही है कि सतीश कुमार दास से लोग बहुत नाराज हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो सतीश दास जो है मखदुमपुर के जो विधायक है उनको टिकट को लेकर के यहाँ बात चल रही थी, लेकिन चूंकि टिकट बंटवारे को लेकर के समय नजदीक है, हम जो संभावित उम्मीदवार है उसके चेहरे जो है वो साफ हो रहे हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में उन्होंने लगातार यहाँ पे विरोध किया और उनका कहना था कि सतीश दास जो है उन्होंने काम नहीं किया है और ऐसे में उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर के वो आज पहुंचे थे और लालू प्रसाद यादव से गुहार लगाने के लिए, और उन्होंने अपनी बातें वहाँ आला कमान जो आरजेडी के हैं वहां तक उन्होंने रखी है और ये मांग की है कि जो कार्यकर्ता काम करता है, जो नेता काम कर रहे हैं, उन्हें ही टिकट दिया जाए। पहले भी तेजस्वी यादव जो है लगातार मंचों से ये बात कहते रहे हैं कि जो लोगों का जो फीडबैक है उस फीडबैक के जरिए ही विधायकों को जो टिकट है वो मिलेगा और अगर जिन्होंने काम नहीं किया है उसको टिकट कटेगा। और हालांकि देखिए, जब चुनाव का वक्त आता है, जब टिकट देने की बारी आती है तो हमेशा ये तस्वीरें जो है निकल करके सामने आती है, लेकिन अब फैसला जो है वो आरजेडी को लेना है कि किनको टिकट देना है। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच जो है ये हंगामा जो है, और कार्यकर्ताओं का राबड़ी आवास पर पहुंच जाना अपने आप में बता रहा है कि सतीश दास से जो लोग हैं वो नाराज कितने ज्यादा हैं। आप हमारे साथ जुड़े रवि एस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर यह भी है कि इन तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा होगा कि राबड़ी देवी खुद आई कार्यकर्ताओं से मिलने और यह भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले पर वो अपनी आला कमान के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। पार्टी कमान के साथ बैठकर चर्चा के बाद इस पर कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। तस्वीर में आप देखिए कि राबड़ी देवी खुद कार्यकर्ताओं से मिलने आई हैं, यानी कि जो कार्यकर्ता अपनी गुहार लगाकर पहुंचे थे उनकी बात को सुना है राबड़ी देवी ने। और बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है, लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग की टीम पटना में एक्टिव हो गई है। आज 12 राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई, जिसमें ज्यादातर पार्टियों ने चुनाव ज्यादा से ज्यादा 2 चरणों में कराने की मांग की। चुनाव को लेकर किस पार्टी का क्या दावा रहा है, दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पल का इंतजार सबको है, वो वक्त अब नजदीक आ गया है। सियासी गहमा गहमी के बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने शनिवार को 12 राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। चर्चा के दौरान लगभग सभी बड़ी पार्टियों ने कम से कम चरण में चुनाव कराने की मांग की। जेडीयू ने की 1 चरण में चुनाव की मांग, तो आरजेडी ने 2 चरण में चुनाव की मांग की। बीजेपी का सुझाव है कि 1 से 2 चरण में ही चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि कम से कम चरण में चुनाव संपन्न हो। हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया है कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता। सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की दलील है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। यदि महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। सियासी दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद निर्वाचन आयोग ने भी बयान जारी कर बताया कि राजनीतिक दलों ने कम से कम चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। साथ ही छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव के लिए वोटिंग की भी मांग की है, ताकि छठ पर्व के दौरान बाहर से आने वाले मतदाताओं को वोट डालने की सुविधा मिल सके। मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचने की बात कही है।
साथ ही मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनने वाली महिलाओं के चेहरों का मिलान उनके वोटर आई कार्ड से कराने की मांग की है, ताकि केवल योग्य और सही मतदाता ही वोट डाल सके। वहीं बैठक में आरजेडी ने एसआईआर के मुद्दे को भी उठाया और निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट रिवीजन में काटे गए नामों की जानकारी मांगी। साथ ही एक परिवार एक बूथ की भी मांग की गई। राजनीतिक दलों के सुझाव पर निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 तय की गई है, ताकि चुनाव के पर्व को सौहार्द से मनाया जा सके और मतदाता का सम्मान भी हो। राजनीतिक दल जनतंत्र की आधारशिला हैं, इसलिए पारदर्शी चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करें। अब हर किसी को इस बात का इंतजार है कि आयोग बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करता है और चुनाव कितने चरण में होते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। कुछ ही देर में बीजेपी की ये बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। चुनाव समिति के सदस्य पहुंच रहे हैं बीजेपी कार्यालय। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। दोनों नेता जैसे ही कार्यालय पहुंचे, बायोडाटा देने वालों की होड़ लग गई। इसके अलावा बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज, ये महत्वपूर्ण बैठक थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। तौर पे बिहार बीजेपी के लिए बड़ी बैठक है और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बने हैं और उनके लिए भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसमें जो चुनाव प्रभारी हैं उनके साथ साथ चुनाव समिति में जो लोग मौजूद हैं वो तो यहाँ पे बीजेपी के बड़े नेता मौजूद ही रहेंगे। और इसमें इस बात को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह के उम्मीदवार उतारे जाएं, कौन से क्षेत्र में कौन से जातीय समीकरण साधे, तमाम मुद्दों पर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसमें कई तरह की चर्चाएं होंगी। और खासकर चुनावी साल है और चुनावी साल में बीजेपी की पूरी कोशिश रही है कैसे उम्मीदवार उतारे जाएं जो चुनाव में जीत हासिल करे। इस वजह से भी ये बैठक महत्वपूर्ण। सबसे बड़ी बात है कि एक एक उम्मीदवार को लेकर चिंतन मनन होगा और जाहिर तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिहार के बीजेपी के जब चुनाव प्रभारी बने हैं तो उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर करे। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान खुद सबसे मिल रहे हैं और जैसे ही वो पहुंचे, विनोद तावड़े हो चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, उनके पास बायोडाटा का तांता लग गया और बड़ी संख्या में जो और वो तस्वीर इस समय चल भी रही है कि बड़े ध्यान से बायोडेटा को देख रहे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी है तो काबिल उम्मीदवार उतारने की कोशिश में होगी। आनंद अमृतराज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चुनावी प्रदेश बिहार में सियासत जननायक पर सुलग उठी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं संग दिल्ली से वर्चुअली संवाद किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर रही कांग्रेस और आरजेडी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को सावधान किया कि कुछ लोग जननायक पद की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस और आरजेडी भड़क उठी है। जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी पार्टी ने बार बार जननायक क्या बताया, इस पर सियासी बहस छिड़ गई। पहले बीजेपी और जेडीयू ने राहुल गांधी को जननायक कहे जाने का विरोध किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक पर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। पीएम सेतु योजना की लॉन्चिंग में पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को सावधान करते हुए ये निशाना साधा कि कुछ लोग जननायक पद चोरी करने में लगे। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा। पिछले दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समय कांग्रेस पार्टी और खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बार बार हर जिले में राहुल गांधी को जननायक बता रहे थे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के ऐसे सैकड़ों हजारों पोस्ट हैं जिसमें राहुल गांधी को जननायक बताने की कोशिश की गई। अररिया में तो इसी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी जननायक बताया था, जिसका विरोध सत्ताधारी दल के नेताओं ने तब भी किया और अब भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता करारा तमाचा मारकर
उनको जननायक टाइटल चोरी के लिए सजा देगी। कुछ लोग भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़ा जननायक शब्द को चोरी करने की फिराक में, लेकिन किसी शब्द को चोरी करने से कोई जननायक नहीं हो जाएगा। जननायक पर विवाद इसलिए छिड़ा है क्योंकि लोगों ने अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को ही जननायक की उपाधि दी, कर्पूरी ठाकुर को ही जननायक के नाम से जाना। लेकिन अब इसी टाइटल को चोरी करने का आरोप पीएम मोदी बिना नाम लिए विपक्ष के नेताओं पर लगा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि पीएम को दर्द इसलिए है क्योंकि उनको किसी ने कभी जननायक नहीं कहा। लोग उन्हें खुशी खुशी जननायक बुला रहे हैं तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको लोगों ने आज तक तो इस सब से संबोधन किया नहीं। जिनका इतिहास जननायक के खिलाफ रहा और वो गांधी का टाइटल का उपयोग करते हैं, वो अपने आप को जननायक कहलाने का शौक रखते हैं। अगर जननायक कहलाना है तो जननायक के आचरण को जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। बिहार से शुरू हुई जननायक पर सियासी जंग ने पीएम के बयान के बाद एक नया मोड़ ले लिया है। बिहार की राजनीति में फिर से एक नई बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष के नेता इसे कर्पूरी ठाकुर का अपमान बता रहे हैं तो विपक्ष के नेता पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में देखना होगा बिहार चुनाव में ये मुद्दा कितना अहम रोल निभाता है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बिहार चुनाव से पहले सौगातों का सिलसिला जारी है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात देकर गए हैं। 62,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ कर प्रधानमंत्री ने लालू राबड़ी की सरकार पर निशाना भी साधा। सीएम नीतीश ने युवाओं के लिए क्या टारगेट सेट किया है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले योजनाओं की बरसात का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी और लगभग 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। विज्ञान भवन में पीएम ने सेतु योजना का शुभारंभ किया। 1000 सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड करने की नींव रखी, जिसमें पटना और दरभंगा आईटीआई भी शामिल है। पीएम ने युवाओं से भी संवाद किया, जिसमें उनका पूरा फोकस बिहार पर रहा। बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। युवा संवाद में प्रधानमंत्री ने सीएम नीतीश की कई उपलब्धियों को गिनाया। पीएम ने दावा किया कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ने बिहार के शिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम किया है। साथ ही बिना नाम लिए लालू राबड़ी राज को बिहार में शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा का जिम्मेदार भी ठहराया कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के स्नातक पास युवाओं को भी बड़ी सौगात दी और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए भत्ता के रूप में छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। बिहार के करीब 5 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। मौका बड़ा था तो सीएम नीतीश ने भी 5 साल में 50 लाख से ज्यादा नौकरी और रोजगार देने की उपलब्धि भी गिना दी और ये भी वादा किया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ के टारगेट को पूरा करना है। और अब ये तय कर दिया गया है हम लोगों के द्वारा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। बिहार सरकार का फोकस महिलाओं के बाद युवाओं पर है, खासकर नए वोटर्स पर, जिन्होंने नीतीश के कार्यकाल में ही पढ़ाई की और नौकरी भी ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पढ़ाई लिखाई को बड़ा मुद्दा बताते हुए कलम बांट रहे हैं, सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा कर रहे हैं। लिहाजा ये तस्वीर साफ हो गई है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा रहने वाला है। देखना ये दिलचस्प होगा कि इसमें किसे कितना फायदा होता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को लेकर खेसारी लाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह की मुलाकात को लेकर खेसारी ने बड़ी टिप्पणी की है।
साथ ही पत्नी को चुनाव लड़ाने को लेकर क्या कुछ कहा खेसारी ने, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तो पहले गायक थे, लेकिन भैया अब वो राजनेता हो गए। ये हैं खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के वो ट्रेंडिंग स्टार जिसने पावर स्टार पवन सिंह को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासी बवाल मच गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पावर का गेम उसी दिन से शुरू हो चुका, जब भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने दिल्ली में आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा और शाह से ये पवन की पहली मुलाकात नहीं थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से भेंट मुलाकात की, ये बात बहुतों को हजम नहीं हुई, क्योंकि वो पवन सिंह ही थे जिन्हें लोकसभा चुनाव में कुशवाहा की हार का सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। जब यही बात पत्रकारों ने खेसारी से पूछा तो जवाब मिला, पवन कुशवाहा की दोस्ती खेसारी को हजम है। ये राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है, मुझे लगता है कि कोई हित भी नहीं है। हम लोग लड़ जाते हैं फालतू में एक राजनेता के लिए किसी को गाली दे देते हैं, तो ये हमारा विषय है भाई। उनके मन में एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं होता। पवन सिंह का एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि खेसारी भी यही कह रहे हैं कि पवन का पावर वहीं से शुरू होगा, क्योंकि राजनीति में न तो कोई किसी का दुश्मन होता है, न ही कोई दोस्त। दोस्ती से ये बात याद आई, अभिनेता खेसारी लाल यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह को अपना दोस्त, अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। साथ ही इस कयास पर मुहर लगा रहे हैं कि खेसारी अपनी पत्नी चंदा देवी को आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उनका अपना व्यक्तिगत है। उस समय भी वो सही थे, मुझे लगता है कि इस समय भी वो शायद सही होंगे। तो मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वालों ने जंगल राज